जनाब, आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हूँ और बात करेंगे आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था, जिस पर बड़ी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन, सीरियसली, एक जैसे सेनेट इलेक्शन हुए थे ना, ज़बरदस्त उसके ऊपर बात हो रही है। इस तरह पाकिस्तान का जो टूर होता है, जो स्क्वाड अनाउंस होता है, उस पर ही बड़ी बात होती है। तो बात शुरू करते हैं कामरान अकमल से, जिन्होंने उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल है, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत मुबारक हो। चलो उनको वो भी कहते हैं ना, बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ डाल दिया। चलो भाई, हम भी यूट्यूब चैनल बनाएं, गुड लक टू हिम। और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये इंकशाफ किया कि भाई देखो, बाबर आजम जो है ना, वो बहुत नाराज़ है। जो टीम सेलेक्ट हुई है, उन्होंने 11 लड़के दिए थे, उसमें से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अब कामरान अकमल को मेरा एक मशवरा, देखो आपने तो अपना कैरियर तबाह किया, और स्पेशली आपके भाई ने, जो कि माशाल्लाह वो भी एक्टिव हैं, बड़े वो टिकटॉक स्टार बने हुए हैं आजकल। तो उन्होंने तो आपने तो, आपकी फैमिली ने तो क्रिकेट अपनी तबाह की है, लेकिन एक ढंग का आपके घर में एक खिलाड़ी है जिसको पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वो अपने आप अपना नाम बना रहा है। प्लीज़ उसके करियर को तबाह ना करें आप। ऑलरेडी पीसीबी और बाबर आजम के दरमियान में जो आप रिट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या मकसद है इससे। पीसीबी हैज़ बीन वेरी सपोर्टेड टू बाबर आजम, स्पेशली जो उनका थोड़ा सा स्कैंडल भी आया था, उसको बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने हैंडल करके साइड लगाया है। बहुत सारे लोगों ने उसको भी उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसको टैकल किया गया। और हमें हमें चाहिए कि हम अपने स्टार्स को सपोर्ट करें। तो बहरहाल, अगर वो नाराज़ है भी कामरान अकमल साहब, तो आपको क्या तकलीफ़ उठी थी कि आप अचानक से वो चीज़ का इंकशाफ करें? ये काम तो जर्नलिस्ट करते हैं, या ये काम तो उन लोगों का काम है ना, जो बेसिकली क्या नाम है, जिनको खबर देनी होती है। तो आप एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, आपका काम नहीं है ये सारी की सारी बातें आके करना, स्पेशली जब वो उस बंदे से रिलेटेड हो। बहरहाल, गलत है ये चीज़। और बहरहाल, कमिंग बैक टू बाबर आजम, जिन्होंने वाकई में ये इंकशाफात किए, क्योंकि और भी लोगों ने इस बारे में बात करी है। शायद हो सकता है कामरान अकमल नहीं उनको टिप किया हो। उन उनके जो भी उनकी चीज़ें हैं, बहरहाल बाबर आजम की देखें, कप्तान को होना चाहिए पावरफुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी इज़ देयर टू मेक डिसीजंस ऑल्सो। तो आई थिंक इसमें बेहतर कोलेब्रेशन होना चाहिए। साथ साथ जो बात हो रही है, वो हो रही है शर्जील खान के बारे में, कि शर्जील खान को क्यों टीम में लेकर आ गए। और ये भी बातें हो रही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार, शर्जील खान प्लेइंग 11 में कैसे आएंगे? रिजवान और बाबर खेल रहे हैं टॉप के ऊपर। आई मीन मुझे इस बात पे हंसी आती कि हमारा स्टैंडर्ड किस लेवल का हुआ है। कल इंडिया और इंग्लैंड का एक T20 मैच हुआ है, जिसमें उनका एक खिलाड़ी है ईशान किशन, उसने डेब्यू किया है। उसकी बैटिंग देखें और आपको फिर पता लगेगा कि T20 में बैटिंग कैसे होती है। रिजवान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन 2 छक्के मारे, हम उसके पीछे चल पड़े। मतलब वो आपका बेहतरीन T20 का प्लेयर है। आपका स्टैंडर्ड देखें आप, T20 में आपने कहाँ रखा हुआ है कि ये आपका वो प्लेयर है, मतलब जो इसको तो आप हिला ही नहीं सकते, क्योंकि उसने जो है वो 2 छक्के मारना उसने सीख लिया। पहले तो वो बैटिंग कर ही लेता था। मैं रिजवान को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन भाई शर्जील खान का लेवल बहुत ऊपर है। शर्जील खान आपका T20 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। आप उसके टैलेंट पे सवाल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी फिटनेस पे सवाल करें कि उसको फिट इनफ होना चाहिए कि वो रनिंग भी कर सके, वो इतनी इनफ फील्डिंग कर सके कि वो टीम को कॉज ना करे। लेकिन उसका लेवल आपकी टीम में किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते आप। जो लेवल का वो बैट्समैन है भाई, उसकी क्लास अलग है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स, हर आदमी ये बात बोलता है कि शर्जील खान को आप रिजवान से कंपेयर करोगे। यार, खुदा को माने जो लोग ये बातें कर रहे हैं। रिजवान को मौका दिया, बाकायदा प्रॉपर तरीके से मौका दिया कि आप करो परफॉर्म, उसने परफॉर्म किया, क्रेडिट टू हिम। इसमें उसकी कोई इसमें रिजवान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें एज अ पाकिस्तानी दूसरी टीमों को भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या क्रिकेट हो रही है भाई। आप सिर्फ रिजवान की बैटिंग देख रहे हो PSL के अंदर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि दूसरी टीम्स कहाँ पे, किस लेवल पे क्रिकेट खेलनी है और आपको किस स्टैंडर्ड को मैच करना है। देखें, इमाद वसीम जो है, वो भी आपके ब्लू आइड बॉय रहे हैं काफ़ी टाइम तक। काफ़ी टाइम तक मैंने ये नोटिस किया है कि उन्होंने भी बड़ी क्रिकेट खेली है। आज वो आपकी नज़रों से उतर गए हैं, तो जाहिर सी बात है, उनको आपने T20 से बाहर किया, फिर आपने उनकी जगह नवाज़ को खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया। और इमाद वसीम वाकई में T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे। उन्होंने इवन कराची किंग्स से जब वो खेल रहे हैं, तो वो वहाँ भी बॉलिंग नहीं करा रहे, तो वो समझ में आता है। लेकिन ODI की टीम से भी उनको बाहर करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या रीज़न था। आप किसी खिलाड़ी को कम्प्लीटली डिस्कार्ड ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से ट्रीट करेंगे किसी खिलाड़ी को जो आपका इंटीग्रल पार्ट होता था, तो फिर उससे उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। और इसका मतलब ये होता है कि आप उसको तबाह करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपने सरफराज के साथ किया। आपने एक साथ उस बंदे को फारिग किया। आज आप
वही काम इमाद वसीम के साथ कर रहे हैं, कल हो सकता है रिजवान के साथ आप यही करें जब आपका टाइम उसका भी पूरा हो जाए। तो मेरी नज़र में आपको हर खिलाड़ी को इंगेज रखने की ज़रूरत होती है, उसका कॉन्फिडेंस तबाह नहीं करना होता। और इसके साथ साथ शान मसूद हैं, कुछ टाइम पहले तक तो वो कप्तानी के लिए दौड़ में थे वो टेस्ट क्रिकेट की, आज वो बिल्कुल गायब हुए हैं। आई मीन उनको भी बेसिकली उनके बारे में भी चीफ सेलेक्टर साहब को कुछ ना कुछ अगर बोलना ज़रूर चाहिए था। साथ साथ एक खिलाड़ी और हैं जिनके बारे में बात हो रही है और राइटली सो, वो है हारिस सोहेल। अब देखें हारिस सोहेल की जो बैटिंग है ना, उस पर तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, वो रन्स भी बनाते हैं। स्पेशली ओडीआई में तो उनका इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है। लेकिन उनको ड्रॉप करने का कोई रीज़न शायद मैंने मिस कर दिया, मुझे पता नहीं कि उनको ड्रॉप किस वजह से किया गया है। अगर उनको परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया गया है तो मेरे ख्याल में चीफ सेलेक्टर साहब ने बिल्कुल या तो स्टैट्स देखे ही नहीं है। लेकिन अगर उनको इस बात पे ड्रॉप किया गया है कि वो फिटनेस के बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मसला ये है कि अगर आप किसी ऐसे खिलाड़ी पर दाव लगाते हैं उसको, और उस पर अगर आप उस पर बैंक करते हैं जो बंदा कभी भी इंजर्ड हो जाएगा या किसी और वजूहत की वजह से वो नहीं खेल पाता, या आपको वो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा वैलिड रीज़न है। और जब तक आपको वो चीज़ उस खिलाड़ी की रिजॉल्व नहीं हो जाती, आप उस खिलाड़ी को कैसे टीम में ला सकते हैं? आपकी नज़र में आप सिर्फ ये थोड़ी देख रहे हैं कि भाई हमने 3 ओडीआई खेलने हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपको आगे का भी सोचना है। आपने आगे जाकर और बड़ी टीमों से भी मैचेस खेलने हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी क्लैरिटी अगर इस बात के ऊपर भी मोहम्मद वसीम दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि लोगों को पता चल जाता कि आखिरकार मसला है क्या उनके बारे में। बहरहाल ओवरऑल स्क्वाड बहुत अच्छा है हमारा। 2-3 खिलाड़ी जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इंक्लूड हुए हैं और एक्सक्लूड हुए हैं। जहाँ तक ये बात देखिए इफ्तिखार अहमद की, अभी मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, वो तो कह रहे थे मैं पाकिस्तानी टीम में फिनिशर हूँ। भाई तूने कौन सा मैच फिनिश किया है पाकिस्तान टीम में? इफ्तिखार अहमद साहब, आई मीन कौन सी दुनिया में आप रहते हो कि आप कह रहे हो कि मैं पाकिस्तानी टीम में एज अ फिनिशर रोल करता हूँ? आपने कराची किंग्स वाला मैच क्या जिता दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को? सीरियसली यार, इन लोगों का लेवल चेक करें आप, जितने भी खिलाड़ी आपके खेल रहे हैं। फिर आप आ जाते हैं आसिफ अली के ऊपर। आसिफ अली पता नहीं कोई 50 दफ़ा तो वो आदमी कम बैक कर चुका, फिर दोबारा वो आ गया टीम में। भाई वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलता है, 4 छक्के मारता, उसको टीम में ले लेते हैं वापस। मुझे समझ में नहीं आती बात। अगर आपको भाई किसी को लेना ही था तो दानिश अजीज है ना आपके पास, आप उसको मौका दो ना, आप क्यों बिला वजह में इतनी खिचड़ी बना रहे हो? बहरहाल 2-3 सिलेक्शन हैं जो कि थोड़ी क्वेश्चनेबल हैं, जिनको मेरे ख्याल में बिला वजह में मौका दिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन बहुत अच्छी सिलेक्शन थी। और जहाँ तक रही बात लोगों के तनकीद करने की, तो मोहम्मद वसीम को मेरा एक मशवरा है, बड़ा सस्ता और बिल्कुल बिल्कुल फ्री मशवरा मैं उनको दूंगा कि ये जो जर्नलिस्ट आपके सामने बैठते हैं ना, ये इस काबिल नहीं है कि आप इनको लैपटॉप पे चीज़ें एक्सप्लेन करो। आई मीन इनके सामने स्टैट्स रखो, वो ग्रीन कलर में बता रहे हैं वो आ गए, वो लाल कलर वाले जो है वो बाहर चले गए, और जो है वो एवरेज आ रहे हैं। आई मीन ये जाहिल जर्नलिस्ट हैं ये सारे के सारे। इन लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि ये लाल और हरे कलर का मतलब क्या होता है। और आप इनको जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे ना, ये उतना ही उसको कुरे देंगे और उतने ही आपसे सवालात करेंगे। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि इनको बताओ मोटी मोटी बातें, क्योंकि ये इसी काबिल है। क्योंकि मसला ये कि आप इनको बताते हो सारे स्टैट्स, देखो ये गया वो गया वो गया, सवाल इनका होता है हफीज़ और वहाब के बारे में। आई मीन हफीज़ को क्यों नहीं लिया, हफीज़ को कॉल क्यों नहीं करी? भाई हफीज़ को कॉल कर लेते, हो सकता है वो अर्ली फ्लाइट लेके आया था। भाई ये सवाल हो रहे होते हैं यार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतना बड़ा स्क्वाड आपका अनाउंस हुआ हुआ था, उसमें ये काम कर रहे होते हैं हमारे जर्नलिस्ट। बहरहाल जब इंतजाम लगाते थे चीफ सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी की, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके सामने रिस्पेक्ट होती थी। वो रिस्पेक्ट में ही सब कुछ करके चले गए वो। आई मीन सामने जो है वो इमाम उल हक टेस्ट में भी सेलेक्टेड, ओडीआई में भी सेलेक्टेड, कोई बंदा नहीं पूछ रहा है यार ये बता दें कि टेस्ट में इसका पिछले 1 साल का एवरेज तो नहीं बता दें हमें कितना है। और अगर ये 30 के एवरेज पे खेल रहा है भाई, तो वो जो 50 और 60 वाले एवरेज वाले हैं वो क्यों नहीं खेल रहे? ये किसी ने सवाल नहीं करा। उस वक्त नहीं याद आता था किसी को कि यार हम सवाल कर लें, फवाद आलम बैठा है, उस्मान सलाहुद्दीन बैठा है, आबिद अली बैठा हुआ है। नहीं, वो बैठे रहे, आप इनको सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट आ जाती। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मोहम्मद वसीम को अनफॉर्चुनेटली फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट अ बिग नेम। अगर वो बड़े नाम होते तो उन पर भी रिस्पेक्ट आ जाती, फिर वो भी अंडर द कारपेट चीज़ें करते रहते, किसी को पता नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल ओवरऑल इट्स अ गुड सिलेक्शन। कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, और लेट्स होप पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करे। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।